तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पॉलिटी की एक और शानदार क्लास में। देखिए, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको संविधान की उद्देशिका के बारे में बताया था। ठीक है, संविधान की उद्देशिका से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकते थे जो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है, वो मैंने आपको सभी एक डिटेल वे में कंप्लीट करा दिए। आज की इस क्लास में मैं आपको संविधान की अनुसूचियों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, इन अनुसूचियों में क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं उनके बारे में एक डिटेल वे में मैं आपको कंप्लीटली बता दूंगा। ठीक है, और बात करें, देखो, यूपीएससी का लेवल कोई हल्का-फुल्का लेवल नहीं है जिसमें आप आए और रैंडमली अनुच्छेद पढ़ के चले गए और आपका काम हो गया। ऐसा नहीं है, यहाँ आपको एक डिटेल वे में पॉलिटी को पढ़ना होगा। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, जितनी भी पॉलिटी मैं आपको कराऊंगा उसमें से एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं, आज की क्लास में हम कुछ प्रमुख अनुसूचियों के बारे में जानेंगे। देखिए, वर्तमान में देखा जाए ना तो अपने संविधान में कुल मिलाकर 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। पहले कितनी अनुसूचियां थी? तो आपका आंसर होगा 8 अनुसूचियां थी। अब एक एक से हम इन अनुसूचियों को डिस्कस करते हैं, इनमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे इनके बारे में जानते हैं। देखिए, बात करें पहली अनुसूची की, तो पहली अनुसूची ये बताती है भारतीय राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के बारे में। भारतीय राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के बारे में बताती है पहली अनुसूची। और ये आपको भली भांति अच्छे से जानते होंगे कि अपने भारत में कुल मिलाकर 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं, यानी यूनियन टेरिटरी, यानी संघ शासित क्षेत्र कहते हैं जिन्हें आप, है ना। देखिए, आपने एक बात सुनी होगी, एक शब्द सुना होगा कि भारत एक राज्य है। राज्य होने का तात्पर्य आप जानते हैं? खैर छोड़िए, इन्हें मैं आपको एक सेपरेट क्लास के माध्यम से बताऊंगा। ये अपने संविधान की कुछ शब्दावलियां हैं, जैसे लोकतंत्र क्या होता है, राजतंत्र, गणतंत्र, है ना, राज्य क्या होता है, राष्ट्रवाद क्या होता है। इन्हें मैं आपको एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से कंप्लीट अच्छी तरह से बता दूंगा, तो आप वहीं समझने की कोशिश करना। यहाँ हम पहले इन अनुसूचियों के बारे में जानते हैं। ठीक है, बात करें दूसरी अनुसूची की, तो दूसरी अनुसूची ये बताती है भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते और उनकी पेंशन के बारे में। भारत के विभिन्न पदाधिकारी हैं, जैसे आपके राष्ट्रपति हुए, आपके उपराष्ट्रपति हुए, गवर्नर जनरल हुए, है ना, और भी कुछ प्रमुख सदस्य हैं, कुछ प्रमुख पदाधिकारी हैं, जैसे आपके राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसे आप सीएजी कहते हैं, भारत का महान्यायवादी, भारत का महाधिवक्ता। ठीक है, जो राज्य का जो महाधिवक्ता होता है ना, राज्य का महाधिवक्ता। और आप विधानसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, इन सभी जो पदाधिकारी हैं इस टाइप के, इन सभी के वेतन भत्ते एवं पेंशन के बारे में बताता है आपका अनुसूची 2। ठीक है, पहली अनुसूची राज्यों के बारे में और संघ शासित क्षेत्रों के बारे में। दूसरी अनुसूची अनुसूची पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते और उनकी पेंशन के बारे में बताती है। अब हम जानते हैं कि तीसरी अनुसूची में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, जो इनके इम्पोर्टेंट रहेंगे। देखिए, तीसरी अनुसूची बताती है भारत संघ के विभिन्न पदाधिकारियों को शपथ। दूसरी में वेतन भत्ते, लेकिन तीसरी में उन्हीं पदाधिकारियों को शपथ दिलाई जाती है तीसरी अनुसूची के तहत। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद हैं, जैसे राष्ट्रपति को आर्टिकल 60 के तहत शपथ दिलाई जाती है, उपराष्ट्रपति को आर्टिकल 69 के तहत शपथ दिलाई जाती है, और राज्य के राज्यपाल को आर्टिकल 159 यानी 159 के तहत शपथ दिलाई जाती है। अब वो कौन से अधिकारी हैं, कौन से पदाधिकारी हैं जिनको शपथ दिलाई जाती है इस अनुसूची 3 के तहत? तो आपका आंसर होगा संघ एवं राज्य का जो मंत्रिपरिषद होता है, उसके जो सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाई जाती है। नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक होते हैं उन्हें शपथ दिलाई जाती है। जो एमपी जो एमएलए होते हैं उन्हें भी शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, एमपी मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, एमएलए की फुल फॉर्म क्या होती है ये आप कमेंट करके बताएंगे। आपको फुल फॉर्म नहीं पता है तो आप गूगल करके आंसर जरूर करना। जब आप गूगल करोगे तो ये मैं आपको दावा करता हूँ ये आपके माइंड में हमेशा के लिए सेट हो जाएगी। ठीक है, अब हम जानते हैं अनुसूची 4 के बारे में कि अनुसूची 4 में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, है ना, किसके बारे में बताता है। अनुसूची 4 में बेसिकली राज्यसभा के सदस्यों की जो सीटों का आवंटन होता है ना, तो उसके बारे में बताता है। तो आप बस इस टाइप से याद रखिए। पहली अनुसूची में राज्य और संघ शासित क्षेत्र,
दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते के बारे में बताता है, पदाधिकारियों के वेतन भत्ते। तीसरी अनुसूची में जो पदाधिकारी हैं उनके शपथ के बारे में। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सदस्यों के बारे में। ठीक है। पांचवी अनुसूची कहती है, इसमें बताया जाता है, इसमें प्रावधान किया गया था शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के विकास एवं उनके नियंत्रण के विशेष प्रावधान किए गए थे अनुसूची 5 में। आइए कुछ अन्य प्रमुख अनुसूचियों को भी जानते हैं। देखिए, अब हम जानेंगे कि अनुसूची 6 में क्या प्रावधान किए गए हैं, किसके लिए ये प्रावधान किए गए हैं, है ना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुसूची हो जाती है, अनुसूची 6। इसमें ना विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे, और वो विशेष प्रशासनिक क्षेत्र कौन से हैं? ये हमारे उत्तर पूर्वी भारत के 4 राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं? पहला असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। इनके लिए विशेष प्रावधान किए गए थे। ठीक है, अनुसूची 6 के तहत। अब हम जानते हैं अनुसूची 7 जो कि अपने संविधान की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुसूची है। अनुसूची 7 में संविधान की 3 सूचियों के तहत संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा बताती है। देखिए, कांस्टेबल लेवल की जो परीक्षा होती है उसमें सिर्फ आपसे ये पूछेगा कि किस अनुसूची के तहत संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा होता है, तो आप नॉर्मली आंसर कर देंगे अनुसूची 7। लेकिन जो एसआई लेवल होता है, जो ग्रेजुएट की भर्तियां होती हैं ना, ग्रेजुएट की भर्तियां एसआई की हुई और भी, ठीक है, और भी कोई भर्तियां हुई जो ग्रेजुएट लेवल की होती हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा डिटेल में ही आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे हल्के फुल्के प्रश्न नहीं पूछे जाते। ठीक है, 2-4 प्रश्न पूछ लेगा हल्के फुल्के, उनके आप आंसर इजीली कर दोगे, लेकिन आपको डिटेल में ही पढ़ना होगा सब कुछ, है ना। बात करते हैं इन 3 सूचियों के बारे में कि ऐसी कौन कौन सी सूचियां हैं जो संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा करती हैं। तो संविधान में 3 सूचियां बनाई गई थी, 3 सूचियां जो कि 7वीं अनुसूची के तहत हैं। अब ये सूचियां कौन सी हैं? एक तो आपकी संघ सूची हुई, दूसरी राज्य सूची हुई, और तीसरी आपकी समवर्ती सूची हुई, है ना। अब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में क्या क्या प्रावधान किए गए इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। बात करें संघ सूची की, अब आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि संघ सूची के विषयों पर किसके द्वारा कानून बनाया जाता है, कौन कानून बना सकता है इसके विषयों पर, तो इसके विषयों पर केवल संसद ही कानून बना सकती है। जो अपनी पार्लियामेंट है, अपनी संसद है ना, ये संसद ही संघ सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। अब आपसे दूसरा प्रश्न ये पूछा जाएगा, देखिए मैं आपको क्वेश्चन की वैरायटी के थ्रू ही इन्हें कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, तो मुझे लगता है मैं बेटर कर पाऊंगा और आप भी बेटर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे, है ना, इन्हें आत्मसात कर पाओगे अपने अंदर। देखिए, इनके विषयों पर केवल संसद कानून बना सकती है, इस टाइप से प्रश्न पूछा जाएगा। दूसरा प्रश्न आपसे इस टाइप से पूछा जा सकता है कि जो संघ सूची है इसमें वर्तमान में कुल कितने विषय हैं जिन पर संसद कानून बना सकती है, तो आपका आंसर होगा इसमें वर्तमान में 100 विषय हैं। ठीक है, और जिन पर संसद कानून बना सकती है, इसमें उन्हीं विषयों को शामिल किया जाता है जो राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। राष्ट्रीय महत्व के विषयों को ही संघ सूची में शामिल किया जाता है। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, कौन कौन से विषय हैं, जैसे रक्षा हुआ आपका, परमाणु शक्ति हुई, यूएन हुआ, विदेशी मामले हुए, युद्ध एवं शांति का मामला हुआ, रेल, डाक, डाक तथा तार, मुद्रा बैंकिंग हुआ। ये जो मामले हैं, ये जो विषय हैं, इन पर केवल संसद ही कानून बना सकती है। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। अब हम बात करते हैं राज्य सूची के बारे में कि राज्य सूची में आखिरकार कौन कौन से विषय हैं, राज्य सूची के विषय पर कौन कानून बना सकता है, ठीक है, कौन नहीं बना सकता। और देखिए, बात करते हैं इस राज्य सूची की, तो राज्य सूची के विषयों पर केवल राज्य का जो विधानमंडल होता है, जैसे अपने भारत का संसद है ना, जैसे अपने भारत का संसद है, उसी तरह से राज्य का विधानमंडल भी होता है ना। हर राज्य का विधानमंडल होता है। और अपना जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश देखिए कुल मिलाकर 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद और विधान सभा भी है। विधानसभा तो सही सभी जगह देखने को मिल जाती है, सभी राज्यों में, लेकिन विधान परिषद केवल 6 राज्यों में देखने को मिलती है, जिसमें से एक अपना उत्तर प्रदेश भी है। इसके विषयों पर केवल राज्य का विधानमंडल कानून बना सकता है, और इसके अंतर्गत कितने विषय आते हैं, अगर इस टाइप से आपसे प्रश्न पूछा जाए, तो वर्तमान में इसके अंतर्गत
61 विषय आते हैं और वर्तमान में संघ सूची के अंतर्गत 100 विषय आते हैं। पहले कितने थे? 97 विषय थे। और राज्य सूची के अंतर्गत वर्तमान में 61 विषय हैं और पहले कितने थे? तो आपका आंसर होगा 66 विषय थे। अब ये 66 से 61 कैसे हुए? क्योंकि राज्य सूची के 5 विषयों को निकालकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया था, इसलिए 66 से घटकर यह संख्या हो गई थी आपके 61। जैसे एग्जाम्पल, अस्पताल, तीर्थ यात्रा, अदालतें, लोक प्रशासन, जेल या कारागार, स्थानीय स्वशासन, शराब, पुलिस, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, बाजार एवं मेले, भूमि सुधार, ये सब राज्य सूची के विषय हैं। किसके हैं? राज्य सूची के विषय हैं। ठीक है, आइए अब हम जानते हैं समवर्ती सूची के विषयों के बारे में कि समवर्ती सूची क्या है, कहाँ से ली गई, इसमें कितने विषय हैं, कौन कौन से विषय हैं, ये जानना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, समवर्ती सूची के विषयों पर ना आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि समवर्ती विषयों सूची के जो विषय हुए उन पर कौन कौन कानून बना सकता है, तो आपका आंसर होगा इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। दोनों को ही ये शक्ति दी गई है कि समवर्ती सूची के जितने भी विषय होंगे उन पर राज्य और आपका केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, तो आपका आंसर होगा इसमें 52 विषय हैं। पहले कितने थे? 47 विषय थे। पहले 47 विषय थे, इसमें राज्य सूची के 5 विषय जोड़े गए, तो अब वर्तमान में इनकी कुल संख्या है 52। देखिए, ये 5 अब जो विषय जोड़े गए थे ना राज्य सूची के, ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत यानी 1976 के तहत राज्य सूची के 5 विषय समवर्ती सूची में जोड़े गए थे। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। कौन कौन से विषय राज्य सूची के, अब देखिए समवर्ती सूची में से कौन कौन से विषय आते हैं उन्हें जान लेते हैं। जैसे आपकी शिक्षा हुई, मापतौल हुई, जनसंख्या परिवार नियोजन हुआ, वन एवं वन्य जीव संरक्षण हुआ, है ना, न्यायिक व्यवस्था हुई, ठीक है, दीवानी, फौजदारी, बिजली, समाचार पत्र, ठीक है, श्रमिक संघ होगा आपका, और ऐसे ही आपका विवाह, तलाक, दिवालियापन, ये सभी विषय ना समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। तो इन विषयों पर केवल राज्य सरकार ही नहीं, केवल केंद्र सरकार ही नहीं, दोनों सरकारें चाहे तो कानून बना सकती हैं। दोनों सरकारें अगर चाहें तो कानून बना सकती हैं समवर्ती सूची के विषयों पर। ओके, आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, चीजों को समझ रहे होंगे। अब हम बात करते हैं संविधान की 8वीं अनुसूची के बारे में। देखिए, जो संविधान की 8वीं अनुसूची है ना, ये संविधान की भाषाओं के बारे में बताती है। तो पहले यानी संविधान के लागू होने के समय में कितनी भाषाएं थी, तो आपका आंसर होगा कुल मिलाकर 14 भाषाएं थी। कब? जब संविधान लागू हुआ था। और जब संविधान लागू हुआ था तब अपने संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, तो आपका आंसर होगा 8, लेकिन वर्तमान में 12। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो संविधान में कुल 14 भाषाएं थी, ठीक है, जिन्हें संवैधानिक दर्जा मिला था। लेकिन आधुनिक संविधान में 22 भाषाएं हैं। अब ये 14 से 22 यानी 8 भाषाएं कैसी हुई? प्लस में 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं इसमें ना, बाद में 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं। अब ये 8 भाषाएं कौन सी हैं, इन्हें जान लेते हैं। देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि पहली भाषा कौन सी जोड़ी गई थी और किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, तो आपका आंसर होगा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा यानी 1967 के द्वारा पहली भाषा थी जो संविधान में जोड़ी गई थी, उसका नाम है सिंधी। सिंधी भाषा को जोड़ा गया था सबसे पहले। दूसरी आपके 3 भाषा जोड़ी गई थी, नमक, स्वच्छ का नमक यानी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा यानी 1992 के द्वारा। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये 3 भाषाएं और जोड़ी गई, यानी 14 और 4 कितना हो गया? 18 भाषा हो गई। अब 18 भाषा हो गई, 4 भाषाएं और भी जोड़ी गई थी बाद में। किस संविधान संशोधन द्वारा? आपसे ये पूछा जाएगा कि किस संविधान संशोधन द्वारा, तो आपका आंसर होगा 92वें संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा। कौन कौन सी जोड़ी गई? मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली। BDMS इसकी स्वैच्छिक है। आइए अभी हमारी 4 अनुसूचियां और बची हैं, उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, लगभग 20 मिनट की ये क्लास हो जाएगी, तो आप निश्चिंत रहिए। इन 20 मिनट की क्लास में आप 1 से 1.5 घंटे का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो,
ठीक है, ये भी देख लो और बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, मैं हर प्रयास करूँगा आपके डाउट क्लियर करने का, ठीक है। देखिए, अब हम जानेंगे अनुसूची 9 के बारे में। जो अनुसूची 9, 10, 11, 12 ये मूल संविधान में नहीं थी, ये बाद में जोड़ी गई थी। तो अनुसूची 9, 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो आपका आंसर होगा ये पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में जोड़ी गई थी 9वीं अनुसूची। इसके द्वारा या इसके अंतर्गत राज्य द्वारा इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया। यानी इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए उन्हें समझ लीजिए ध्यान से। इसमें प्रावधान किया गया कि राज्य संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख करेगा। यानी इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया था। साथ ही साथ इसमें भूमि सुधार के कानून, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए ना कि 9वीं अनुसूची यानी जो भूमि सुधार के कानून है ये किस अनुसूची में रखे गए हैं, तो आपका आंसर होगा 9वीं अनुसूची में रखे गए हैं। और आपसे ये प्रश्न पूछे कि 9वीं अनुसूची में कितने अधिनियम है, कितने एक्ट हैं, तो आपका आंसर होगा 284 अधिनियम है वर्तमान में, ठीक है। 284 अधिनियम है वर्तमान में। बात करें 10वीं अनुसूची की, जो कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में जोड़ी गई थी। और इसमें क्या प्रावधान किया गया था, क्या नियम बनाए गए थे इसके तहत? इसके तहत एक तो नियम बनाया गया था दल बदल विरोधी कानून रोका जाए। यानी जो सदस्य होते हैं जो एक राजनीतिक सदस्य दल से दूसरे दल में जाते हैं, ये जो इनका जो स्थान परिवर्तन करने का जो तरीका था इस पर रोक लगाई गई थी। इसलिए कहा गया था कि जो दल बदल विरोधी कानून लाया गया वो अनुसूची 10 के तहत लाया गया। और इसी अनुसूची के तहत जो हमारी पार्लियामेंट संसद है और राज्य का जो विधानमंडल है, इनकी सदस्यता के लिए अयोग्यता संबंधी प्रावधान भी अनुसूची 10 के द्वारा किए गए थे। अनुसूची 10 के तहत क्या किया गया था, संसद या राज्य की जो विधानमंडल होती है उसकी सदस्यता के लिए अयोग्यता संबंधी प्रावधान किए गए थे, ठीक है। इसके तहत ही बताया जाता है कि कौन संसद का सदस्य बनने या विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए योग्य है या नहीं है। बात करें 11वीं अनुसूची की, तो 11वीं अनुसूची आपकी पंचायतों के विषय से जुड़ी है। और पंचायतों के इसमें टोटल 29 विषयों के बारे में बताया गया है। 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई और ये लागू कब से हुई, ये जान लीजिए। 11वीं अनुसूची ना आपके 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ी गई और इसकी लागू होने की तिथि है 24 अप्रैल 1993। ये प्रश्न पूछा गया है 2-3 परीक्षाओं में कि जो 11वीं अनुसूची थी 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई थी संविधान में, लेकिन ये लागू कब से होगा, तो आपका आंसर होगा 24 अप्रैल 1993 से। इसमें क्या किसके बारे में बताया गया, तो आपका आंसर होगा इसमें पंचायतों के 29 विषयों के बारे में बताया गया था। जैसे वो विषय हैं जैसे पंचायत की शक्तियाँ क्या होती हैं, ग्रामीण विकास के बारे में, गरीबी का उन्मूलन करने के बारे में, बाजार एवं मेले के बारे में बताया गया था, ठीक है। ये इसके कुछ प्रमुख विषय थे। अब हम जानते हैं संविधान की अंतिम और आखिरी अनुसूची जो कि लास्ट अनुसूची है, अनुसूची 12 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी। आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा, देखो दो टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला कि अनुसूची 12 किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, तो आपका आंसर होगा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ी गई थी। अगर आपसे ये पूछे कि भारतीय संविधान की नवीनतम अनुसूची कौन सी है, तो आपका आंसर होगा 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो आपका आंसर होगा नगर पालिकाओं से। नगर पालिकाओं के कितने विषय शामिल किए गए हैं, तो आपका आंसर होगा 18 विषय शामिल किए गए हैं। अब वो कौन कौन से विषय हैं, कुछ एक दो विषय जान लीजिए जिससे कि आपको ये कनेक्टिविटी करने में आसानी हो जाए। जैसे जो शहरी क्षेत्र होते हैं उनमें पार्क, खेल का मैदान बनाना, भूमि पर अनधिकृत जो कब्जा किया जाता है उसे रोकना, सार्वजनिक भवनों का निर्माण करना, सड़क व पुल का निर्माण करना एवं अग्निशमन सेवाएं देना। अग्निशमन यानी फायर ब्रिगेड जो होती है ना, जब आग लग जाती है तो वो गाड़ी बुलाई जाती है जिसे लोग एम्बुलेंस के नाम से जान लेते हैं ना, कहते हैं ना कि आग बुझाने वाली एम्बुलेंस, तो ये अग्निशमन होता है, ठीक है। तो ये रही आज की क्लास जिसमें हमने संविधान की 12 अनुसूचियों को बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इतना दावा करता हूँ आपको अब अनुसूचियां पढ़ने की जरूरत नहीं है दोबारा बार बार कहीं से किसी टीचर से,
जितना भी हो सकता था मैंने बहुत ही शानदार तरीके से डिटेल वे में आपको कंप्लीट करा दिया है। आप निश्चिंत रहिए और अपनी क्लास करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। अगर आपको नोट्स के रिगार्डिंग कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कैसे बनाएं नोट्स। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।